हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है 9 दिसंबर 2023 और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम हमारा द इकोनॉमिक टाइम्स का। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर देखते हैं क्या है। वेदांता रिसोर्सेज क्लोजेस टू रेजिंग $1.25 बिलियन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो ये क्या है, अभी जो वेदांता ने बॉन्ड्स लिए हुए हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड है, वेदांता के बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड अभी इस मंथ में है। तो जिसके लिए वेदांता को वो मैच्योरिटी पीरियड के लिए पेमेंट देने के लिए एक और लोन लेना पड़ेगा, जो कि वेदांता रिसोर्सेज द लंदन बेस्ड पेरेंट ऑफ इंडिया ऑयल टू मेटल कॉन्ग्लोमेरेट वेदांता इज क्लोज टू फाइनलाइजिंग अ $1.25 बिलियन लोन अवेल्ड जॉइंटली फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। जॉइंटली $1.25 बिलियन की एक डील करने जा रहा है, लोन लेने जा रहा है, जो कि जॉइंटली किस किस से लेगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से और सर्वरस कैपिटल मैनेजमेंट। दैट वुड हेल्प इट अवॉइड अ डिफॉल्ट ऑन बॉन्ड ड्यू इन जनवरी के अंदर इसका कोई बॉन्ड की मैच्योरिटी ड्यू है। इन्होंने फाइनेंसिंग ली हुई थी थ्रू बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो कि मैच्योर हो रहा है जनवरी के अंदर। तो उसकी पेमेंट देने के ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सर्बेरस कैपिटल मैनेजमेंट से एक जॉइंटली $1.25 बिलियन का लोन के लिए अभी इनकी कवायद चल रही है, और जो कि बिल्कुल फाइनल स्टेज के अंदर है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक विल अंडरराइट $950 मिलियन ऑफ द $1.25 बिलियन। $1.25 बिलियन की फाइनेंसिंग में से स्टैंडर्ड चार्टर जो है मेजर पार्टनर है, जो $950 मिलियन देगा, और न्यूयॉर्क बेस्ड सर्बरस कैपिटल विल कवर द रिमेनिंग $300 मिलियन। तो ये इन दोनों से पैसे लेके ये क्या है, एक लोन फॉर अ लोन, एक लोन को चुकाने के लिए, दैट इज बॉन्ड, दो दैट इज बॉन्ड बट इट इज अ काइंड ऑफ लोन ओनली। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया जा रहा है, और लोन का टेन्योर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3 साल तक का हो सकता है। और ये जो लोन मिल रहा है वो हायर इंटरेस्ट रेट से मिल रहा है, दैट कुड बी इन टीन्स लाइक 13, 14, 15। सो इट द इंटरेस्ट रेट कुड बी इन टीन्स। तो फंड फाइट अदर क्रेडिट, और इसके साथ में फुलफिल करने के लिए इसके ऑब्लिगेशन को बाकी कोई क्रेडिटर्स भी जुड़ सकते हैं। 3 साल तक का होगा और हाई इंटरेस्ट रेट है। जो वेदांता कंपनी है उसके दो ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। एक $1 बिलियन का नेक्स्ट मंथ जनवरी के अंदर बॉन्ड का पेंडिंग है, एंड इट ऑल्सो हैज टू रिडीम सेकंड सेट ऑफ बॉन्ड वर्थ ₹950 मिलियन इन अगस्त 2024। आरबीआई पॉलिसी टर्न्स हॉकिश एंड देयर इज नथिंग इनएडवर्ट अबाउट इट। आरबीआई ने कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिव्यू कमेटी थी, कल आरबीआई ने अपनी रिकमेंडेशन दी, और उसके अंदर कुछ भी एज सच रेट चेंजेस या कुछ नहीं था। बस एक चीज पे ध्यान दिया गया कि हमें अपने इन्फ्लेशन को, जो लीगल लिमिट्स हैं आरबीआई की, जो सेट लिमिट्स है, दैट इज 4% ±2, तो उस परसेंटेज के दायरे में ही हमें अपना इन्फ्लेशन रखने की जरूरत है। तो शक्तिकांत दास जी हैं आरबीआई के, उन्होंने जस्ट कहा कि इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी को देखें तो वी आर स्टिल अवे फ्रॉम दी 4% टारगेट, क्योंकि आरबीआई ने जो टारगेट डिसाइड किया हुआ है दैट इज 4% ±2%। ये रेंज है, मतलब इट कुड गो फ्रॉम 2% टू 6%। तो अभी 5.4%, 5.1% इस रेट से हमारा इन्फ्लेशन के जो भी इन्फ्लेशन की रेट है वो चल रही है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली 2022 के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन एक बार आया था, जिसकी वजह से जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने अपने रेट्स को बढ़ा दिया था, उन्होंने रेज कर दिया था। तो वो अगर इंटरेस्ट रेज करेंगे तो मतलब हमारे मार्केट के अंदर कैपिटल कम रहेगा, कैपिटल कम रहेगा तो लोगों की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाएगा। तो इट वाज इन 2022 दैट force the central banks all over the world to raise their interest rates। क्रूड ऑयल पे भी बताया कि हैवी इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल हैज ऑलवेज बीन आवर स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस ओवर द इंडियन इकोनॉमी। हमारा बहुत सारा पैसा जो होता है, हमारा बहुत सारा फॉरेन रिजर्व जो होता है वो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में चला जाता है। लेकिन इस बार जैसा कि वैसे तो जो वॉर हो रहे हैं उसकी वजह से लग तो ये रहा था कि बैरल के रेट काफी हाई जाएंगे, बट इंस्टेड ऑफ फ्रॉम द $96 पर बैरल ये कम होके
$76 पर बैरल हो गया, जो कि अज्यूम किया जा रहा था कि $85 पर बैरल रहेगा, बट इट इज अ गुड साइन कि हमें हमारा ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व इसके अंदर यूज नहीं करना पड़ा, ताकि क्योंकि डिस्पाइट वॉर्स इन द मिडल ईस्ट हमारे रेट्स कम रहे। तो बेसिकली हमारा ग्रोथ फोरकास्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ग्रोथ फोरकास्ट जो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ फोरकास्ट 7% पे रखा है, और अभी कोई भी जो पीनल रेट्स हैं उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सीआरआर भी वही रखा गया है, रेपो रेट में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर वगैरह के किसी भी रेट में हमने अभी कोई चेंज नहीं किया है। बट आरबीआई ने संकेत दिए हैं कि ये नहीं मान लेना चाहिए कि इन्फ्लेशन बिल्कुल ईज डाउन हो गया है। स्टिल इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न फॉर अस, और आने वाले टाइम में जब भी हमें ऐसा लगेगा कि हमें कुछ रेट्स में बदलाव की जरूरत है या इंक्रीज करने की जरूरत है हमारी रेपो रेट्स के अंदर या बैंक रेट के अंदर, तो एज पर द कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, वी विल टेक डिसीजन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, India's new age car buyers are opting for brighter single model shades that define brand's personality। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ज्यादा, बस यही बताया गया कि इंडिया का जो यूथ है वो इंस्टेड ऑफ गोइंग, पहले सिर्फ सिल्वर और व्हाइट कलर की कार्स लेते थे, बट नाउ दे आर गोइंग फॉर पर्पल, दे आर गोइंग फॉर येलो, दे आर गोइंग फॉर ब्लू कार्स। GQG Partners bets rupees 1672 crores on GMR Airports, acquire 4.7% स्टेक। जो GMR इंफ्रा है, जो कि दिल्ली का एयरपोर्ट का ऑपरेशन भी कर रहा है, कई इंडिया के अंदर काफी एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन GMR इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, तो उसके कल फ्राइडे को GQG पार्टनर्स ने इसके करीबन 5% शेयर स्टेक ले लिए हैं थ्रू बाय द वे ऑफ शेयर होल्डिंग, इनके शेयर्स खरीद लिए हैं, और उन्होंने 59.09 पर पीस का रेट से शेयर खरीदा है। जैसे ही इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद सीधा ही GMR इंफ्रा का शेयर उछाल मारा और वो चला गया 70 रुपए तक का, क्योंकि इसके 75.40 इंट्राडे, इट इज द हाईएस्ट सिंस जून 2009 के बाद ये एकदम इतनी बड़ी उछाल मारी, और ये इतने सालों के मैक्सिमम हाई पे रहा, 70 रुपए 40 पैसे के पर शेयर प्राइस पे। यूजुअली जो GMR ग्रुप कंपनी के शेयर हैं वो ईयर ऑन ईयर अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं, और बेसिकली GMR एयरपोर्ट्स हैव गिवन मोर देन 73% रिटर्न टू इन्वेस्टर्स इन 3 years। द स्टॉक हैज रैलीड मोर देन 190%। तो GMR जो एयरपोर्ट है उसका शेयर काफी अच्छा रहता है, और करीबन 3 साल के अंदर ही इसके स्टॉक ने 190% का रिटर्न दिया है। सो इट इज अ गुड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। Moving on to next, ET impact, DCGI asks pharmaceutical companies to adhere to production quality standard। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी खबर में दिखाया था कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो जो पैरामीटर्स ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी है उसको अच्छे से जो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, ये खबर दिखाई थी। उसके बाद DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ने इसका संज्ञान लिया और एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बोला है कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के अंदर जो स्टेटेड कंडीशन है उनको फॉलो करे, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP पे ध्यान दे, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पे ध्यान दे, बाय एंश्योरिंग दैट द प्रोडक्ट मीट्स क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। तो DCGI मूव जब आया है, जब ET ने रिपोर्ट किया था कि इसके अंदर जो कफ सिरप वगैरह है उनके अंदर जो इंडस्ट्रियल एक्सीपिएंट्स जो होते हैं, यूज्ड होते हैं, वो लो लेवल क्वालिटी के हैं या फिर जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं होते, और दे हैव फेल्ड दी क्वालिटी टेस्ट। और अभी रिसेंटली WHO ने भी जो एक्यूट किडनी फेलियर जो हुए थे जाम्बिया में, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की, करीब डजन्स ऑफ बच्चों की मौत हो गई थी, उसको भी कहां पे रिलेट किया कि एक इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर की जो कफ सिरप थी उसके अंदर कंटेमिनेशन की वजह से बच्चों का एक्यूट किडनी फेलियर हुआ है, और उसकी वजह से उनकी जान गई है। तो इन चीजों को देखते हुए, और अभी ठंड के समय में बहुत ज्यादा कफ सिरप का यूज भी होता है, इन सबको देखते हुए बोला गया है कि सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं, API, जैसे मान लीजिए किसी भी दवाई का आप देखेंगे तो ऊपर जो मेन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा उसका लिखा होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसके अंदर वेरियस एक्सपीशियंट्स भी डालने पड़ते हैं, एक्सीपिएंट्स भी डालने पड़ते हैं,
ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस फॉर्मुलेशन। तो ये बोला गया कि सिर्फ ये नहीं है कि आप एपीआई ही अच्छी क्वालिटी का यूज करो, आप जो एक्सिपिएंट्स भी होते हैं उनकी भी क्वालिटी और स्टैंडर्ड अप टू द लेवल होना चाहिए। सो देयर शुड बी क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी फॉर बोथ एपीआईज and the excipients that are crucial for the manufacturing of these drugs. Strict adherence to good manufacturing practices has been urged और 50 कफ सिरप मैन्युफैक्चरर फेल दी क्वालिटी टेस्ट, मतलब कफ सिरप के जो 50 मैन्युफैक्चरर हैं वो जो क्वालिटी टेस्ट को फेल करते हैं। इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, ये सब है ना, ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के यूज होते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई तो अच्छी क्वालिटी का यूज कर लेते हैं, लेकिन जो ये एक्सिपिएंट्स हैं इनको, दीज आर दी एक्सिपिएंट्स, और जो कि साथ में हम यूज करते हैं अलोंग विद एपीआई टू मैन्युफैक्चर सम ड्रग, तो इसकी क्वालिटी कमजोर या फिर लो स्तर की क्वालिटी करते हैं। इंक्रीज कफ सिरप यूसेज इन विंटर अंडरलाइंस द नीड फॉर स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल। तो ये बोला गया है, ये ईटी के अंदर एक खबर आई थी जिसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसका संज्ञान लिया। चलते हैं आगे। वर्कड 70+ आवर्स अ वीक फॉर ओवर 40 इयर्स, इट वाजंट अ वेस्ट। इन्फोसिस के चेयरमैन श्री नारायण मूर्ति ने अभी रिसेंटली एक यूथ को बोला था कि आप करीबन 70 घंटे पर वीक काम करें जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी बूम करे। उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, कुछ लोगों ने इसको पॉजिटिव बताया था, कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव बताया था। अभी एक इंटरव्यू के दौरान नारायण मूर्ति जी ने बताया है कि ये इसका कोई मतलब आई हैवंट स्पार्क्ड एनी कंट्रोवर्सी, मैंने खुद ये काम किया है। मैं 6:20 पे अपने ऑफिस में जाता था, यूज्ड टू बी इन माय ऑफिस एट 6:20 AM एंड लीव द ऑफिस एट 8:30 PM, सो वर्किंग 6 days a week, so it was around 70 hours पर वीक। तो इन्होंने कहा कि मैंने खुद, और ये आई एम वर्किंग इट सिंस चाइल्डहुड, जब से मैं अपनी वर्किंग एज में था, जब से मैं टीन एज में था, तब से मैं इस रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ। आई नो एवरी नेशन दैट बिकम प्रोस्पेरस डिड सो थ्रू हार्ड वर्क, क्योंकि इंडिया को अगर प्रोस्पेरस बनना है तो उसके यूथ को, उसकी वर्कफोर्स को इस तरह से काम करना पड़ेगा। दिस वर्क एथिक वाज इंस्टिल्ड इन हिम वेरी अर्ली ओनली। पिताजी ने बताया था कि अगर हमें इस पॉवर्टी से एस्केप करना है तो हमें बहुत ही ज्यादा विल हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। सो इज द केस विद द यूपीएससी एंड पीसीएस एस्पिरेंट्स। इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, you should have a zeal like Narayan Murthy. You should study approximately more than 12 hours a day. आप बैक टू बैक रिवीजन करेंगे, बैक टू बैक आप डिफरेंट एस्पेक्ट पे सोच के बेसिक्स को करंट अफेयर्स के साथ अमेलगमेट करके आप अगर तैयारी करेंगे तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। ये एक पॉजिटिव, इसके अंदर कंट्रोवर्सी स्पार्क करने की बजाय इसको अगर हम पॉजिटिविटी से देखें तो इंडिया बहुत ही जल्दी एक प्रोस्परस नेशन की कवायद तक जा सकता है। नारायण मूर्ति ने यह भी कहा कि वी मस्ट रिमेंबर दैट विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $2300, इंडिया इज अ पुअर कंट्री। हमारी $2300 पर कैपिटा इनकम है, तो इंडिया हमारी एक पुअर कंट्री है। एंड फॉर अस टू बिकम मिडल इनकम कंट्री, नॉट हाई इनकम, अगर हमें सिर्फ मिडल इनकम कंट्री भी बनना है, दैट इज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ $8,000 to $10,000, it will take about 16 to 18 years even with an annual growth rate of 8%। आज हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इस बार की ग्रोथ रेट आकी गई है 7%। नारायण मूर्ति जी ने कहा है अगर हम 8% भी बढ़े, जो कि बहुत मुश्किल है, 8% से भी हम ग्रोथ करते हैं तो हमें 16 से 18 साल लग जाएंगे अगर एक मिडिल इनकम कंट्री बनने में भी। तो ये नारायण मूर्ति जी ने अपनी इंडिया की वर्कफोर्स को स्किल करने के लिए और हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करने के लिए ये एक इंटरव्यू दिया। Aditya's L1 shoot captures first full disk image of the sun in the near ultraviolet wavelength, इसरो। आदित्य हमने जो स्पेसक्राफ्ट भेजा था सूर्य के रिसर्च करने के लिए, सन की रिसर्च के लिए, उसके सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप शूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, उसने कैप्चर की है फर्स्ट फुल डिस्क इमेज ऑफ द सन इन दी 200 to 400 नैनोमीटर वेवलेंथ रेंज। इसरो ने बताया है कि जो इसके ऊपर जो टेलीस्कोप सेट था इस आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के अंदर, उन्होंने 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की पहली फुल डिस्क इमेज, सन की पहली फुल डिस्क, कंप्लीट डिस्क को कवर करती हुई एक इमेज ली है। तो ये जो इमेज ली है ये सन के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर इसके इस वेवलेंथ के रेंज के अंदर आते हैं यूजिंग वेरियस साइंटिफिक फिल्टर्स।
और these unprecedented images taken using 11 different filter include the first ever full disk representation of the sun in the wavelength ranging between 200 to 400 नैनोमीटर। ये पहली ऐसी फुल डिस्क इमेज है जो कि 200 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ रेंज के अंदर है। इसके अंदर क्या है, सन स्पॉट्स, प्लेग, सन रीजन्स बहुत सारे उसके अंदर कवर अप हुए हैं, तो जो हेल्प करेंगे, जो साइंटिस्ट डिस्कवरी करते हैं, सन से रिलेटेड ऑब्जर्वेटरीज लगा रखी हैं या रिसर्च करते हैं, तो उनको मदद मिलेगी इस इन इमेजेस का यूज करके हमारे सन से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर होंगे। These 5 sectors saw highest FII outflow in the second half of November। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, तो इन 5 सेक्टर ने हम सबसे ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो हमें दिए हैं। 5 कौन से हैं? सबसे ज्यादा दिए हैं हमें फाइनेंशियल सर्विसेज ने 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच 1566 करोड़ और 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच 2427 करोड़। दूसरा हमें दिया है पावर सेक्टर ने 1389 crore in the first half of the November, in the second half of the November 1563 crore। तीसरा जो सबसे बड़ा FII आया है वो आया है FMCG से 643 करोड़ इन द सेकेंड हाफ एंड इन द फर्स्ट हाफ 1056 करोड़। जो नेक्स्ट है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा रही है FII के थ्रू 322 crore in the first half of the November and 576 crore in the second half of the November। And the next one is in the media and entertainment industry, in the first half 198 crore and in the second half 498 crore। So these are the important news headlines for today's Saturday। We will be coming back with the latest edition of the economic time analysis on Monday, that is 11th of December 2023। Till then, stay with me, stay with Educatious। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।